आज आपण या ठिकाणी ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. ह्याचं संक्षिप्त मी तुमच्या समोर मांडणी करणार आहे. त्याच्यानंतर हे सगळे नेते अखिलेश गौड असतील, के नारायण असतील किंवा विनीता असतील, त्या आपल्या समोर एकंदर फेरीवाल्यांच्या संदर्भामधली जी काय भूमिका है ये आपल्या समोर मांडतील. इस प्रेस नोट के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विस्तृत में हमने जानकारी दी है. 2014 में जो संसद के अंदर कानून बना था, 2014 में हॉकर्स के संबंध में जो संसद में कानून बना था, वही कानून का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए था. और 2014 से लेके 2024 आज 10 साल हो गए, आज तक इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र के अंदर हो नहीं पाया है और यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है. अभी 5 तारीख को विधान भवन के अंदर नाना पाटोले जो कांग्रेस के आमदार है और उसी के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके पास हमने एक ज्ञापन दिया था और हमने कहा था कि इस सवाल के ऊपर आप हाउस के अंदर आवाज उठाओ. तो उस तरह से उन्होंने हक्का-मंग वहां पर रखा था. उसको लेकर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, वो भी उन्होंने बात रखी कि ये हॉकर्स का बहुत गहन सवाल है और हॉकर्स को हम लोग नियमन करना चाहिए. उसकी चर्चा जो है बाद में उन्होंने मंगलवार को 9 तारीख को रखी थी, मगर 9 तारीख को न होते फिर वो चर्चा जो है 11 तारीख को हुई हाउस के अंदर. और उसका जवाब जो है वो उदय सामंत उद्योग मंत्री उसने दिया. एक्चुअली उसने नहीं देना चाहिए उसका जवाब, ऐसा हमारा कहना है. अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? तो हमारे मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री ने उसका जवाब देना चाहिए. 10 साल हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर ये फेरी वालों के संबंध में कोई भी नियमन नहीं किया है. अभी मुंबई के फेरी वालों के संबंध में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, हम सब फेरी वाले चाहते हैं, हम ये जो कानून बना है 2014 का कानून बना है, उसके तहत हमें जो मुंबई के अंदर पात्र अपने फेरी वाले हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास पात्र फेरी वाले हैं, वो सभी को नियमन के तहत उनके लिए हॉकिंग जोन हो और उसी के साथ साथ उनको पट्टे बना के दे दो और उसी के साथ साथ उनको लाइसेंस प्रोवाइड करो. ये हमारी मांग है. मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हालत इतनी बुरी है क्योंकि एक कोई एनजीओ जो है वो कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जाने के बाद उसने क्या बोला कि भाई हमको चलने के लिए मुश्किल हो रही है. कोई फेरी वाला जो है वो किसी को तकलीफ नहीं देता, फिर भी उन्होंने इस तरह से. और कल कोर्ट ने पिछले 15 दिन पहले कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी से हम सब फेरी वाले जो है मुंबई के अंदर के जितने भी फेरी वाले हैं, हम संगठन के लोग हाथ हुए हैं. हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम मतलब हमारा आदरणीय कोर्ट का हम लोग मतलब सम्मान करते हैं. मगर इस तरह का कोर्ट का जो बयान है या इस तरह का वक्तव्य है वो हट होता है. और हम फेरी वाले हैं, हम रोजी रोटी के लिए रस्ते के ऊपर ऐसे गंदे जगह पे बैठ के फेरी करते हैं. आज मुंबई का जो आम नागरिक है, वो आम नागरिक आके सहूलत के दर में उनको सब्जियां वगैरह मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं. ऐसे लोगों को आप पूरा इवेक्टेड करने का जो काम चला है, अभी कोर्ट ने उनको बताया कि आप जो है क्या पुलिस और बीएमसी को बोला है कि 20 प्लेसेस है, उस 20 प्लेसेस के अंदर आप फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई करो और वहां पर कार्रवाई हुई या नहीं उसका एफिडेविट बना के कोर्ट में दे दो. और अभी कल कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई है और उसके अंदर हम लोग जो है आगे का भी स्टेप वहां पर लेने वाले हैं. तो मुंबई का एकंदर फेरी वाला, अभी आपको मालूम है हमने यहाँ पर 18 तारीख को बहुत बड़ा मजमा किया था आजाद मैदान के अंदर. तो हम चाहते हैं, हम महाराष्ट्र के अंदर फेरी वाला कायदा 2014 के अंदर हम चाहते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका सही तरीके से नियमन हो और उस तहत हम फेरी वाला बैठ के अपना जो है रोजी रोटी वहां पर जो है वो हम लोग वहां पर करना चाहते हैं. हम कोई भी मतलब इस तरह का गलत काम करने वाले में से नहीं है. तो इसी के संबंध में आज ये हम लोग ने सब जो निवेदन आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस निवेदन के अंदर तमाम बातें हैं. यूपीए सरकार ने काफी जद्दोजहद करने के बाद यूपीए सरकार के समय 2014 में यह कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के इस कानून का इम्प्लीमेशन करने के लिए उस समय
केंद्र की जो सरकार थी उन्होंने सारे राज्यों को बताया और राज्यों को ये कहा गया था कि आप कानून आने के बाद आप इसको लागू करेंगे, लागू करने के लिए इसके नियम और इसकी योजना वो राज्य स्तर पर आप करेंगे और राज्य स्तर पर बनाने के बाद तब नगर पालिका, महानगर पालिका अपने अपने स्तर पर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेशन के लिए एक योजना बनाएगी। परंतु पिछले 10 साल से यह सबसे बड़े 14 साल लगे हमें लड़ने के लिए, इस कानून को बनवाने के लिए, और 10 साल से ये कानून अभी तक इम्प्लीमेशन पूरे भारत में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है कहीं नहीं हुआ। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उसके बाद से ये ठप हो गया। हम प्रधानमंत्री जी से, हम केंद्र सरकार से, हम राज्य सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि 2014 का कानून जो फेरी वालों को संरक्षित करता है, फेरी वालों को उनका हक, उन्हें न्याय देता है, वो 2014 का कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि आज अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो जितने भी फेरी वाले हैं उन सभी को ये अनधिकृत फेरी वाले कह रहे हैं। जबकि बंबई और महाराष्ट्र का इतिहास है, सबसे पहले 1994 और 95 में टाटा और युवा संस्था ने मिल करके सर्वे किया था। उस समय पूरे मुंबई के अंदर 1,02,000 फेरी वाले थे, जिसका रिकॉर्ड आज भी महानगर पालिका के पास है। उसके बाद 2000 साल में इन्हीं महानगर पालिका ने मुंबई के सारे फेरी वालों को एक फॉर्म दिया था और कहा था कि ये फॉर्म भर के आप हमारे यहाँ सबमिट कीजिए, हम आपको लाइसेंस देंगे। वो भी प्रक्रिया नहीं, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी प्रक्रिया शुरू हुई वो एक भी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ी नहीं और उसे रद्द भी नहीं की गई है। 2014 में सर्वे हुआ कानून आने के बाद, लेकिन 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब न्याय दिया और उन्होंने फेरी वालों के हक में आदेश पारित किया कि अगर आप लोग 4 महीने के अंदर कानून नहीं लाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कानून की इम्प्लीमेशन करेगा और कानून बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। तो उसके बाद ये कानून आया और कानून आने के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो इस पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कानून को जहां है वैसे ही रखे। हालांकि 2017 में कुछ आदेश आए मुंबई उच्च न्यायालय से, जिसमें उन्होंने नियम जो बनाए थे उस नियम के खिलाफ आदेश आए। उसके बाद हमने वो नियमावली बनाने के लिए यहाँ के डायरेक्टर जो है नगर पालिका के, उनसे बार बार मुलाकात की, यहाँ तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से मुलाकात की। हमने उन्हें पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्यों के नियम है उन नियम को बना करके एक अच्छा सा नियम किस प्रकार हो सकता है वो उन्हें दिया कि कम से कम इस नियम को लागू कीजिए या लोगों से सजेशन, ऑब्जेक्शन मंगाइए और मंगाने के बाद जो योग्य लगे वो कीजिए, क्योंकि हमारे फेरी वालों को न्याय मिलना चाहिए। और आज 10 साल हो गए, अब तक फेरी वालों को न्याय नहीं मिला है। उनका सामान लेकर के भागना, कई बार एक्शन लेते समय हमारे फेरी वालों को मार पड़ती है। 1-2 लोग तो हमारे मृत्यु के मुख में भी चले गए हैं, लेकिन महापालिका को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो हमारी आज सबसे पहली मांग है कि 2014 का कानून लागू होना चाहिए। अगर 2014 का कानून लागू करते हैं तो कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी। माल उठाते हैं, नियम यह है, कानून में ये लिखा गया है कि जिसका भी माल जब्त किया जाता है उसका पंचनामा होना चाहिए। माल जब्त करते पंचनामा नहीं होता है। हमारे फेरी वालों को माल उनके गोदाम से वापस मिलता नहीं है जल्दी। अगर वो पेरिसेबल आइटम है, जो सब्जी और फल फ्रूट है, वो लेने जाते हैं तो आधा सामान गायब हो जाता है, आधा उन्हें मिलता है, यानी वहां भी उनको नुकसान होता है। तो इस प्रकार रोज आज आप देखेंगे पिछले 15 महीने 15 दिन से ये जो चल रहा है पूरे बंबई के अंदर, मैं ये पूछता हूं कि अगर आप ये कहते हैं तो बंबई में फुटपाथ कहाँ है? आप देख लीजिए कि बंबई सिटी को छोड़ करके उपनगरों में चले जाइए, 3 फुट और 4 फुट का फुटपाथ है, वो भी गटर के ऊपर, गटर को कब्जा करके फुटपाथ बना है। कानून ये होना चाहिए कि कम से कम 8 से 10 फुट का फुटपाथ होना चाहिए और उस फुटपाथ के ऊपर 3 फुट की जगह, 3.5 फुट की जगह आप फेरी वालों को दे सकते हैं, बाकी की जगह आप चलने वालों को दे सकते हैं। लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये 4 पहिया वाहन चलने वाले लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अपनी रोजी रोटी, एक फेरी वाला जो है, फेरी वाला स्वावलंबी है, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना किसी से किसी प्रकार की
सहायता लेता है, वो खाली आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उन्हें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। फेरी वाला दिन रात मेहनत करता है। अगर आप उनकी दिनचर्या देखेंगे तो 24 घंटे में से मुश्किल से 4 से 6 घंटे वो सो पाता है, लेकिन बाकी के समय जो है वो लोगों तक, हमारे किसान जो भाजी है, फल है, फ्रूट है, जिसको पैदा करते हैं, उनको सर्वसाधारण लोगों तक ले जाने का काम मेरा फेरी वाला करता है। लोगों के घर में सस्ते सामान पहुंचाने का काम मेरा फेरी वाला करता है। और मेरे फेरी वाले पे ये अन्याय हो रहा है। सरकार कब जागेगी? हम सरकार को जगाने के लिए आज यहाँ पे आए। धन्यवाद। हमारा एक टाउन वेंडिंग कमेटी है। टाउन वेंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में है। यह 17 साल का लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक देश के लिए जो फेरी वाले के लिए कानून बनाया, वो कानून को अमल करने के लिए हमारे ये सारा संगठन एकत्रित होकर हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। हम कोई गुनहगार नहीं है। हम जिस तरह से स्वयं रोजगार करके ये समाज में रह रहे हो, जिस तरह से हमारा उपजीविका संरक्षण नियम, वो नियम हमें दीजिए। ये मुद्दे को ऊपर हम एकत्रित होकर गया 30-35 साल से लगातार ये शहरों में हमारा बुलंद आवाज लगातार सड़क में चलते रहा, उसके साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में भी चलते रहा। ये दोषी कौन है? 10 साल का बाद में कानून आने के बाद में भी हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग होता है 22 नवंबर 2023 में 10 मिनट के अंदर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर सब लोग का सिग्नेचर हो गया, तुरंत मीटिंग खत्म हो गया। 1,28,000 लोगों को फॉर्म दिया गया था, 99,000 लोगों को है। बाकी लोगों का क्या है? हम टाउन वेंडिंग कमेटी में पूछा, वो लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ने कौन सा नियम में, कौन सा एक्ट में बोले ले ये लोग का जो जिस तरह से उसका अंदर से नहीं है, तो ये लोग फेरी वाला नहीं है, तो आप उसमें चर्चा करो। बाद में 7 कमेटी मेंबर उसका अनुमति देगा। बाद में मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर बाकी लोग का मीटिंग लेके बोले नहीं है, अभी डोमिसाइल का जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए एक साथ में वसूली किया हो गया। तो बाद में उसका रिजेक्ट किया, तो बोले वापस रीसर्वे करो, रीसर्वे नहीं किया। उसके बाद में हम लोग बोला नहीं, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे चेयरमैन है कमेटी का। उसका बाद में जिस तरह से जो घटना हो गया था, जिस तरह से जो बाद में बुलाया हुआ मीटिंग में डायरेक्टली बोले हम 22,400 लोगों को, कौन सा मुद्दे पे 22,400 लोगों को दे रहे हैं? कुछ ना कुछ हिसाब तो रखना पड़ेगा। 99,000 हो गया, 92,000 और 22,000। कुछ भांडवलदारों को मुंबई शहर और ऐसा बड़ा बड़ा शहरों का जमीन देना, बाकी सर्वसामान्य लोगों रोजी रोटी करना, वो लोगों को ऊपर उसका अंदर से हटाना, ये बहुत बड़ा साजिश पहले सरकार को भी चल रहा था, ये सरकार भी कंबर कस के चल रहा है। दूसरा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में ये भी दिया है, हर 5 साल में सर्वे होना चाहिए। 2.5% फेरी वाला हो सकते हैं, उसमें कहीं भी उल्लंघन नहीं। वो उस मीटिंग में बोला था, बाद में 2019 में क्यों सर्वे नहीं किया? मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर बता रहे कोविड 20 में आया, 19 में नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड में लेने के लिए बोला था। वो टाइम में भी हम लोग मीटिंग, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। ना लगातार उसका नियम का ये हो रहे, ना 5 वर्ष सर्वे हो रहे, ना आगे जो फेरी वालों को जिस तरह से उसका प्रमाण पत्र देना, उसका हर जगह में जाके हम लोग सर्वे कराया। हमको सर्वे कहाँ कर दिया? महानगर पालिका का अधिकारी हमको लेके जाके बड़ा बड़ा जो नाला है, जो गटर है, गटर का साइड में बोलते इधर फेरी वालों को बिठाने का है, शहर को खाली करो, नाला का साइड में बिठा दो। इस तरह से हम लोग का हर एक बॉम्बे में 24 वार्ड में भी घुमा के हमको रास्ता दिखाया, और रास्ता हमें मंजूर नहीं था। हम जो जगह में बैठा वो कुदरती मार्केट है, हम कोई बनावटी मार्केट नहीं, नैसर्गिक मार्केट है। वो मार्केट को छोड़ के जो मलाड वेस्ट में रहने, ईस्ट में जो धंधा करने वाला ऑरलम ब्रिज का सामने हमको दिखा रहे हैं, उधर एक कुत्ता भी नहीं आते हैं। ऐसा जगह में हमको लेके जाके बिठाएगा तो उधर कोई धंधा होता है क्या? जो लोगों को जो रोजी रोटी चल रहे हैं, आज देश का 77 साल हो गया आजाद होके, वो लोगों को रोजगार देने के लिए ये सारा सरकार नाकामी हो गया। उसका परिणाम है ये स्वयं रोजगार का तहत में रहने वालों को आज उसका रोजगारों का अंदर से भी उठाने के लिए एक बातचीत कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस तरह से बातचीत कभी होना नहीं चाहिए था। जो मुंबई हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दिया,
कोई गुनेगार ने 4 बजे उठकर बाजी मार्केट में जाके बाजी लेके आके साफ सफाई करके लगातार धंधा करके रात को 12 बजे परिवार में जाने का टाइम न निकलने का टाइम में वो बच्चा सोया हुआ रहते, रात को वापस पहुंचने के टाइम में भी वो परिवार का बच्चा सोया हुआ रहते हैं। इतना गंदा काम करने वाला, सेवा करने वाला लोगों को एक सर्टिफिकेट, एक नियम का आधार पर, जो बनाया हुआ कायदा का आधार पर जो लोगों को जिस तरह से उसके अंदर से जो सर्टिफिकेट दिया गया, क्यों नहीं देते ये महानगर पालिका? ये बहुत बड़ा शंका है। वो देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से लोगों का जो गैर व्यवहार है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये सरासर उसके अंदर से जो गलत है ये कभी होना नहीं चाहिए। साथियों, जिस तरह से अभी जो बनाया हुआ टाउन वेंडिंग कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी का हर 5 साल में उसका रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्यों नहीं होते अभी समय? हम लोग बार बार बुला रहे। अभी आज हमको जो मीटिंग का टाइम में आज हमको 1 बजे मैसेज आ रहे महानगर पालिका से, आप आ जाइए 4 बजे। जो जिस तरह से 3 महिला लोगों का इसके अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी में चुनने वाला है, उसके अंदर से आप आइए। एक्चुअली नियम के अंदर ये बताया 48 घंटा टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबरों को हमको बताना है, और नहीं बताया, उल्लंघन करते हैं। आज इमरजेंसी का मीटिंग लेके वो लोग बता रहे क्यों, कल कोर्ट में उसका बताना है, कहीं ना कहीं तो बताना है। ये फेरी वाले के लिए किया तो ये बराबर ये कायदा का तोड़ने का जो काम करते हैं ये सरकार, उसका हम खड़ा विरोध करता हूं। मी महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन मधून आलेली आहे। आमचं जवळजवळ 19 जिल्ह्यांमध्ये काम आहे। साधी गोष्ट आहे की तुम्ही सर्वे करा आणि प्रमाणपत्र द्या, पण तुम्ही जर ह्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये गेलात तर सगळीचकडे फक्त आधा अधुरा सर्वे झालेला आहे, आणि ज्यांचा झालेला आहे त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही। प्रमाणपत्र का नाही मिळालं? तर जी योजना तयार झाली पाहिजे होती ती आजपर्यंत तयार झालेली नाही। आता ही योजना तुम्ही तयार केली नाही, मग आम्ही म्हटलं की आम्ही एक ड्राफ्ट तुम्हाला करून देतो। हा ड्राफ्ट तुम्ही वेबसाईटवर टाका आणि ज्या काही तुमच्या इलेक्टेड टाउन वेंडिंग किंवा सिलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमिटीज असतील त्यांच्याकडनं तुम्ही त्यांच्या सजेशन मागा, पण हे सुद्धा त्यांनी केलेलं नाही। आणि आज 10 वर्ष झाली तरी आपल्याकडे ही स्कीम नाही। त्यामुळे काय होतं की प्रत्येक नगरपालिका हात बोट दाखवतं की आमच्याकडे स्कीम नाही, आम्ही काय करणार। नवी मुंबईमध्ये 2017 मध्ये सर्वे झाला, पण आजपर्यंत त्यांना सर्टिफिकेट दिलं नाही। कारण का? तर स्कीम नाहीये। आणि आता म्हणतात की आम्ही तुमची इलेक्शन करणार। इलेक्शन कोणाची करणार? जे आधे अधुरे जे आलेले आहेत त्यांची फक्त नावं ते घेणार। आता प्रश्न असा आहे की जिथे टीव्हीसी इलेक्टेड झालेल्या आहेत, पुण्यामध्ये झाल्या, पनवेलमध्ये झाल्या, पण ह्या आयुक्तांना थोडा सुद्धा वेळ नाही। ते 10 मिनिटं सुद्धा या टाउन वेंडिंग कमिटीला द्यायला तयार नाही। मग वेगवेगळे जे काही आपले कानून मधले अडथळे आहेत याच्यावर डिस्कशन होणार केव्हा आणि त्याच्यातून तोडगा होणार केव्हा? हे काहीच प्रोसेस कुठेही चाललेले नाही। आणि महत्वाचं म्हणजे की ह्या ज्या काही टाउन वेंडिंग कमिटी आणि हे जे काही काम चाललेलं आहे याच्यामध्ये फक्त एकच काम की लोकांचा जो माल आहे तो घेऊन जायचा आणि तो परत द्यायचा नाही। तुम्हाला सांगते की हजारो करोडोचा माल हे रोज घेऊन जातात। आम्ही गोडाऊन मध्ये जातो आणि विचारतो की तुमचं रजिस्टर आहे ना, दाखवा आमचा माल कुठे लिहिलाय, पण ते दाखवत नाही कारण हा माल मागच्या मागे कुठे जातो आम्हाला माहित नाही। त्याच्यामुळे हे जे काही अधिकारी बसलेले आहेत करोडो रुपये त्यांच्या खिशात जातात। असं असताना त्यांना ह्या ऍक्टची अंमलबजावणी का करायची आहे? त्यांना ह्या ऍक्टची अंमलबजावणी करायची नाही कारण त्यांना हा मोठा खुराक मिळतोय आणि म्हणून त्यांना अंमलबजावणी करायची नाहीये। साथियो, आम्ही बघतोय की ह्या आता प्रत्येक महानगरपालिका 20 वर्षाचं मोठा प्लॅन बनवतं, जमिनीचा प्लॅन बनवतं, विकास आराखडा बनवतं, आणि जर तुम्ही बघायला गेलात तर जे राखीव प्लॉट खास करून ह्या हॉकर्ससाठी ठेवलेले आहेत तेच त्यांनी गायब करून टाकलेले आहेत। नवी मुंबईचं उदाहरण देते, 45 प्लॉट होते आणि हे आता नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये याच्यामधला एकही प्लॉट उरलेला नाही। म्हणजे ह्यांना करायचं तरी काय? रस्त्यावर बसू नका, जमिनी देऊ नका, त्यांनी जायचं कुठे? तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे
की ज्याप्रमाणे रस्त्याचं प्लॅनिंग होतं पण तिथे फुटपाथ आहे ते चालायला पाहिजे आणि 1/3 हा हॉकर्ससाठी ठेवला पाहिजे. तुम्ही मला एक तरी असं उदाहरण द्या की जिथे ह्या सरकारने ह्या प्लॅनिंग कमिटीने व्यवस्थित विकास आराखडा तयार केलेला आहे ह्या सगळ्या फुटपाथचा. एकही नाही. आम्ही त्यांना म्हटलं की हो तुम्हाला एवढंच आहे ना तर एक वॉर्ड घ्या, फक्त एक वॉर्ड घ्या आणि त्या फुटपाथ मधले जे लोक बसतात आणि जिथे जिथे त्याचं पूर्ण प्लॅनिंग करा. पण तेही त्यांनी केलेलं नाही. आणि हे NULM नॅशनल अर्बन लाईव्हलीहूड मिशन हे जे आहे यांच्याकडे 5% बजेटरी अलोकेशन आहे. कशासाठी? तर ह्या हॉकर्सचा विकास करण्यासाठी. विचारा जाऊन त्यांना किती पैसे वापरले. काहीच पैसे वापरलेले नाही. आणि आम्ही जेव्हा त्यांच्याकडे जातो त्यावेळेस ते ह्यातलं कोणत्याही गोष्टी करायला तयार होत नाही. मग हे सर्व चालू असताना आता जर काही हायकोर्ट सुद्धा म्हणत असेल की आम्ही काय भारतीय सेना आणायची का, हे खरोखरच आमच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे. कारण आतापर्यंत आम्हाला वाटत होतं की कोर्ट तरी किमान आमची बाजू एक मानवी दृष्टिकोनातून आमचा विचार करेल, पण तेही आता ते करत नाहीये. आणि म्हणून आम्हाला तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे की आम्ही आज हे जे काही सांगतोय ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून आमची काय परिस्थिती आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल. आणि म्हणूनच आम्ही आमचे पण काही महत्वाचे वकील या कोर्टामध्ये उभे करू इच्छितो, जेणेकरून आमची बाजू तरी ते किमान ऐकून घेतील.